भारत का प्रमुख राजवंश पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। 575 से लेकर 600 ईस्वी तक रहा था पाल वंश श्री विष्णु, यानी कि 25 बरस। राजधानी इसका कांची था। कांची का मतलब तमिलनाडु में कांचीपुरम था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। श्री विष्णु जो था, विष्णु आधा लगल है तो वैष्णव धर्म के अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था। कीर्तार्जुनीन के लेखक कौन था? भारवी। ये जो भारवी था, कीर्तार्जुनीन के लेखक, विष्णु के ही दरबार में रहता था। भारवी विष्णु दरबार में रहता था और कीर्तार्जुनीन के लेखक था। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम और 600 से 630 तक रहा। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो आपको नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ना, महाबलीपुरम के कासम मंदिर का निर्माण करा था, जिसे रथ कहा जाता है। जो रथों की संख्या कितना था? 7 था। रथों की संख्या 7 था। 7 सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ माना जाता था। 630 से 668 तक शासन किया नरसिंह वर्मन। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 708, है ना। 10 कुमार डांडी जो था, 10 कुमार के रचयिता का लेखक डांडी जो था, 10 कुमार के रचयिता डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। चलते हैं। मत विलास प्रहसन की रचना। पाल वंश का अंतिम शासक पूछा था अपराजित वर्मन। नंदी वर्मन द्वितीय जो था ना, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट के पेरुमाल मंदिर का निर्माण करा था नरसिंह वर्मन द्वितीय। पाल वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन। 879 से 897, 100 बरस। 79-97, 100 नहीं, कम होगा, 20 बरस लगभग। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। मत विलास महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मत को मानता, जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में यह तमिल संत से भेंट कर लेता है और अपार के अब प्रभाव में आकर के शैव बन जाता है, शैव धर्म। महाबलीपुरम के कासम मंदिर का निर्माण ये हो गया है। महाबलीपुरम के कासम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा था, जो रथ कहा जाता है। इसका बोलते हैं रथ। महाबलीपुरम के कासम मंदिर का नाम जिस रथ कहा जाता है, जिस रथों की संख्या 7 होता है। 7 सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था। वातापिकोण के पास धर ले था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो महाबलीपुरम के निर्माण कर ले था। अरबों का जो आक्रमण कर लिया था भारत पर, तो पालों के शासक से मिलता, वो कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने के समय अरबों ने आक्रमण किया था। उसे राजा से नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा से, राजाओं में से आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी कहा जाता था और शंकर भक्त, शिव का उपासक को उपाधि लिया था। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करा था। इस मंदिर में जो है कांची के कैलाश मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुआ था। महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर कहते इसको। कांची का जो कैलाश मंदिर था नरसिंह वर्मन द्वितीय करा था, उसमें पल्लव राजा और रानियों की, राजा रानी के आदमकद तस्वीर लगा हुआ है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित्र रचयिता डांडी रहता था। डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट के पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय ने करा था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। कांची कैलाश मंदिर है तब ना, और एलोरा कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम ने करा था। प्रसिद्ध शैव वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। और तिरुमंगई अलवार वैष्णव संत था। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंशों का संस्थापक नंदी दुर्ग ने 752 में किया था। 752 कर्ण द्वितीय को हरा करके। वे कर्नाटक के चालुक्य अधीन था। इसकी राजधानी मणिकर या मानखेड़ था। राष्ट्रकूटों की राजधानी जो नंदीदुर्ग था 752 में, राजधानी मणिकर या मानखेड़। मानखेड़ वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट पड़ता है। मानखेड़। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शासक था कृष्ण प्रथम।
जिसने कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करा था। ध्रुव था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और पढ़िएगा आगे, गोविंद ये भी त्रिपक्षीय में भाग लिया था। और तृतीय था गोविंद तृतीय। अमोघवर्ष जो तमिल में कविराज का लिख ले था। कृष्ण द्वितीय। अमोघवर्ष था कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग के साथ लिख रहा था जी, कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग। कृष्ण थर्ड, इंद्र थर्ड। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करा था। राष्ट्रकूट था। ध्रुव राष्ट्रीय वंश को पहला शासक था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक किसमें, तो कनौज पर अधिकार करने काल करता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। और प्रतिहार नरेश जो था, नरेश वत्सराज को हरा देता है। और पाल नरेश धर्मपाल को भी हराता है त्रिपक्षीय संघर्ष में। नरेश और धर्मपाल इसे ध्रुव को धारावश के नाम से जानते हैं। गोविंद तृतीय था। तृतीय भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्रायुद्ध और उसके संरक्षण, चक्रायुद्ध के संरक्षण धर्मपाल दोनों ध्रुव भी हराता है। और गोविंद तृतीय भी धर्मपाल को। प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय को भी हराता है। आपको गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल हो गया, गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट कर देता है। हरबे करता दोनों के, धर्मपाल और नागभट्ट को, पाल वंश के पांड्य को, केरल को, गंग वंश को भी नष्ट कर देता है। अमोघ वंश जैन धर्म का मानता था। वह कन्नड़ में कविराज मार्ग की स्थापना की। अभी देखें, आदि प्रांत के रत्नाकर जिनसेन और गणिता साठ संग्रह के लेखक आपको महावीराचार्य। अमोघ वर्ष के वृत्ति के लेखक शाक्तायन। ये सब के सब अमोघ है, तो अमोघ वर्ष के ही रहते थे, दरबार में रहता था सब। अमोघ वर्ष में ने तुंगभद्रा नदी के जल समाधि लेकर के अपने को जीवन खत्म कर लेता है। इंद्र थर्ड के शासनकाल में ही अरब निवासी आया था, जो अलमसूदी भारत आया था। अरब निवासी और अलमसूदी आया था इंद्र थर्ड के शासनकाल में। तत्कालीन राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था कृष्ण थर्ड। सबसे अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि रहते थे पोन। कृष्ण थर्ड के दरबार में कवि पोन रहते थे। पोन ने शांति पुराण की रचना किया था। कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में 973 में क्या किया कि चालुक्य ने तैलव द्वितीय ने कर को हरा देता है। हरा करके राष्ट्रकूट वंश पर अधिकार कर लेता है तैलव द्वितीय ने। और कल्याण राष्ट्रकूट पर अधिकार करके चालुक्य वंश की नींव डाल देता है तैलव द्वितीय ने। एलोरा के एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय था। एलोरा में 34 शैलकृत है। इसमें से 112 तक बौद्ध को बताता है और 1337 तक हिंदू के बारे में बताता है। और 30 से 34 तक जो रहता है गुफा जैनिक को बताता है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा देखा जाए तो गुफा संख्या 10 है। इसमें बौद्ध होला है 10 है ना। बौद्ध होला देखे, एक चैत्य है। इसमें कहा है गुफा में चैत्य है, पूजा चैत्य। वहाँ पर 2 मंजिल है, 3 मंजिल है। यहाँ पर 2 मंजिल वाला को 2 थल, 3 मंजिल वाला के 3 थल के नाम से जानते हैं। एलोरा की गुफा 15 जो है शिव विष्णु को बताता है नरसिंह के रूप में, और पुरुष के बारे में बताता है विष्णु का। एलोरा गुफा संख्या 15। एलोरा गुफा को सबसे पहले एक फ्रांसीसी यात्री था, इसी ने सबसे पहला बताया था एलोरा गुफा के बारे में। थेविनेट ने बताया, थेविनेट जो 17वीं शताब्दी में बताया था। थेविनेट राष्ट्रकूट शैव धर्म और वैष्णव धर्म शाक्त समुदाय के साथ साथ जैन धर्म भी मानता था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान को लिए बसने के लिए स्वीकार दे दिया कि आओ मुसलमान कर सकता प्रचार विचार। राष्ट्रकूट वेंगी के कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलव द्वितीय ने किया है। यही तैलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 973 में कर को हरा देता है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना स्थान पर कल्याणी का वंश की स्थापना करता है। वही तैलव द्वितीय था जो कर को हरा करके 973 में कर को हरा करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर लिया और मानखेड़ की राजधानी बना था। कहाँ? मानखेड़ को। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक थे। कौन कौन? तैलव प्रथम,
यही तैलभ प्रथम तैलभ द्वितीय जो कर को हरा कर बनाया था। चालुक्य वंश की राजधानी मानखेड़ स्थापना भी था क्या था। विक्रमादित्य जयसिंह सोमेश्वर सोमेश्वर द्वितीय विक्रमादित्य फोर्थ सोमेश्वर थर्ड तैलभ थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी ले जाता है ना। शुरू कहाँ था राजधानी, आपको मानखेड़ राजधानी हटा करके सोमेश्वर प्रथम ने कहा कि मानखेड़ राजधानी जो था उसको कल्याणी ले जाता है। अब राजधानी कल्याणी रहता है, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रम छठा था, विक्रमादित्य छठा। बेटा विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहता था बिल्हन और विज्ञानेश्वर। बिल्हन विज्ञानेश्वर ने कहा कि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति व्याख्या है। ये विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा का पुस्तक लिख लिया था और बिल्हन ने क्या लिखा था। बिल्हन विक्रमांक देवचरित के लिख लिया था। बिल्हन ने क्या था छठा के बारे में जिन प्रकाश डालता है। चालुक्य वंश वातापी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश अभी देखें। कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने किया था कर को हराकर 973 में। अब यहाँ हम लोग वातापी के चालुक्य वंश स्थापना जयसिंह ने किया था। जयसिंह ने किया था, राजधानी वातापी था बीजापुर के निकट। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम जो महाबलीपुरम के काशी मंदिर का निर्माण करा था, और पुलकेशिन द्वितीय जो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करा था, और विनयदित्य था है ना। विक्रमादित्य विनयदित्य और विजयादित्य। इन सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था जो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करा, और अरबों ने इसी के समय भारत पर पल्लव पर शासन किया था। हालांकि अरबों ने इंद्र ठट के समय भी आया था। महाकूट स्तंभ से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण और अग्निष्टम यह करवाया था है ना। जिनेन्द्र का मेघुति मंदिर भी पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कहा कि यह हर्षवर्धन को हरा देता है और परमेश्वर को उपाधि लेता है खुशी में, और थानेश्वर के उपाधि भी लेता है। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करता है, तो द्वितीय के बारे में देखें हम लोग। वर्मन प्रथम देखता है पुलकेशिन द्वितीय को लगभग पुलकेशिन द्वितीय देखिए। पुलकेशिन द्वितीय कांची कैलाश मंदिर नहीं जी, ठीक ना, थोड़ा देख लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने कहा कि बहु स्वर्ण अग्निहोत्रम यह कराता है। कांची कैलाश मंदिर करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक ना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा करके है ना परमेश्वर को उपाधि लेता है, और थानेश्वर पथ दक्षिणा पथेश्वर को उपाधि लेता है। नरसिंह वर्मन प्रथम आता है, पुलकेशिन द्वितीय को भी हरा देता है, और 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके बादामी पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करके बादामी पर अब कांची के कैलाश मंदिर निर्माण कराता है, और पुलकेशिन द्वितीय ने इसी खुशी में वातापीकोण को उपाधि लिया था। जबकि पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर और धानेश्वर दक्षिणा पथेश्वर को उपाधि लिया था पुलकेशिन द्वितीय, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वातापीकोण के उपाधि। यह अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसमें जो यह अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय लेखक रवि कीर्ति हैं। अजंता के गुहा चित्र में फांसी दूत मंडल को दिखाते हुए स्वागत करते दिखाया गया है पुलकेशिन द्वितीय को। वातापी का निर्माण कीर्ति वर्मन ने किया था। राजधानी कीर्ति वर्मन ने वातापी का राजधानी, इसका निर्माण कौन किया था, कीर्ति वर्मन। भले राजधानी बनाया था है ना, इसकी राजधानी वातापी था जयसिंह के समय। वातापी का निर्माण कीर्ति वर्मन ने किया। मालवा को जीतने के बाद जब मालवा को जीत लेता है विनयदित्य, तो जीतने के बाद मालवा को सकलोत्तर पथनाथ के उपाधि लेता है, सकलोत्तर पथनाथ के उपाधि। विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या करता है, ढक्कन में अरबों ने आक्रमण कर देता है ढक्कन में विक्रमादित्य के समय। तब विक्रमादित्य के भतीजा था पुलकेशिन ने पूरा लड़ाई किया, और पुलकेशिन जीत जाता है अरबों से। तो विक्रमादित्य ने इसे पुलकेशिन को अवनी जनाश्री को उपाधि देता है। विक्रमादित्य के पत्नी का नाम था प्रथम पत्नी लोक महादेव, जो पटखर में और पिरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करा। दूसरी पत्नी त्रैलोक मंदिर देवी, त्रैलोक दिखा देता है, यानी त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करता है विक्रमादित्य की पत्नी।
इस वंश का सबसे अंतिम राजा कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन द्वितीय था अंतिम राजा, जो दांते दुर्ग ने हरा दिया था कीर्तिवर्मन द्वितीय को। हरा कर नए वंश राष्ट्रवंश की स्थापना कर देता है। ऐहोल का मंदिर का शहर कहता है, वही ऐहोल जहाँ पुलकेशिन द्वितीय को दूत मंदिर के स्वागत रूप में दिखाया है। मैहर को मंदिरों का शहर ऐहोल। अब चलते वेंगी के चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश का सरदार विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी था। वेंगी है तो वेंगी रहता, अब विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन चल गया चाहिए। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और वेंगी राजधानी था आंध्र प्रदेश में। शासक था इसका जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तीसरा थर्ड। सबसे प्रतापी राजा माना जाता है पांडुरंग को। देखिए, सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य को माना जाता है सबसे प्रतापी राजा विष्णुवर्धन के। वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय के सेनापति पांडुरंग था। पांडुरंग चोल नवीं शताब्दी में चोल संस्थापक था विजयालय ने 850 से 887 तक। विजयालय चोल वंश का संस्थापक विजयालय ने 850 से 87 तक। राजधानी तंजावुर कहते इसको। इसका निर्माण कर लिया था तंजावुर का निर्माण कर लिया था राजराज पेरुथचन ने कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन ने किया था। विजयालय ने अपना तंजावुर में राजधानी किया था। नरकेसरी की उपाधि किया था, है ना। नरकेसरी की उपाधि करके और निशुम्भ सुधनी देवी मंदिर बना देता है। निशुम्भ सुधनी देवी मंदिर बनाता है विजयालय ने देवी मंदिर नरकेसरी की उपाधि करके। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम के समय था। यही आदित्य प्रथम ने स्वतंत्र राज्य बनाते हैं। पल्लव के, है ना, कोंडराम को उपाधि लेता है। पल्लव पर जब जीत जाता है तो कोंडराम को उपाधि लेता है आपको आदित्य प्रथम ने। चोल वंश के प्रमुख राजा परांतक फर्स्ट जो था आपको किस थर्ड के साथ लड़ाई किया था कोलम के युद्ध में। अब परांतक फर्स्ट के लड़का राजादित्य मारा जाता है और राजराज प्रथम था जो आपको श्रीलंका के पर आक्रमण कर लेता। राजेंद्र थर्ड के समय बहुत प्रसिद्ध है। कोलोतुंग देखते आगे इसके बारे में। तो कोलम युद्ध में देखे राष्ट्रकूट नरेश थर्ड के पास परांतक वन का लड़का ज़्यादा लड़ाई होता था कोलम युद्ध में। और परांतक का पहला बड़ा लड़का राजादित्य बड़ा लड़का था मारा जाता है। राजा प्रथम था जो श्रीलंका पर आक्रमण कर देता है। वहाँ का जो राजा मही पंचम था भाग जाता है श्रीलंका छोड़कर। वहाँ का रोहिणी सरन पर शासन कर लेता है राजा प्रथम ने कहा श्रीलंका का विजित प्रदेश ऐसे रोहिणी को जीत लेता है। उसे सभी जीतता हुआ प्रदेश को अपने नया प्रांत मुंड चोल मंडलम बना देता है। इसकी राजधानी पोलनुरुआ के इसी की राजधानी बनाता है। पोलनुरुआ मुंडे चोल मंडलम की राजधानी पोलनुरुआ। राजा प्रथम फिर आता है। राजा प्रथम के बाद वही राजा प्रथम शैव धर्म का नवाई था और इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर यानी विदेश्वर मंदिर के नाम जो शिव मंदिर बना था तंजौर में। शिव मंदिर का है राजेश्वर मंदिर, जो विदेश्वर मंदिर शिव मंदिर है जो तंजौर में है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय। सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हरा था। हराने के कारण राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोलम को उपाधि लेता है और राजधानी गंगे कोडचोलमपुर के निकट चोलगम नामक विदिशा तालाब निर्माण करता है। विशाल तालाब चोलगंगम। बेलन गाय गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होता था। ब्राह्मणों के उपहार में जो दिया जाता था भूमि उसको ब्रह्मदेव भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दिया जाता है शाला भोग। देवदान या तिरुमठ ढकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को मठ ढकनी मंदिर का। पल्ली चदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। गजनी सुल्तान महमूद था। महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। वही राजेंद्र प्रथम जिसके चोल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकर्षिक और राजेंद्र
वीर राजेंद्र ने वीर तो जला देता राजकेसरी के पद ले था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड। तो प्रथम कौन था? प्रथम था विजयालय चोल, जो राजधानी था मानखेट में। नहीं, मानखेट नहीं, विजयालय के राजधानी था आपको तंजावुर था, तंजा। अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड। चोल और पश्चिमी चालुक्यों के बीच में, चोल और पश्चिमी राज्यों के बीच में है ना शांति स्थापित होता था। जो भूमिका निभाया था विद्वान गोवा के कंदम शासक था जयकेश प्रथम ने। विक्रम चोल के अभाव में विक्रम चोल ने क्या किया, अकाल हो जाता है गरीब लोगों से, जबरदस्ती विक्रम चोल है ना पैसा वसूल कर लेता है। पैसा वसूल करके चिंतामण मंदिर का निर्माण करवाता है। तो कुलोत्तुंग दूसरा आता है, तो विक्रम चोल के यानी को देखते हुए चिंतामण मंदिर में जो गोविंद राज विष्णु मंदिर था उसको समुद्र में फेंकवा देता है। कालांतर में यह वैष्णव आचार्य जो रामानुजाचार्य था उस मूर्ति का पुनरुद्धार करता है और तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करता है। तिरुपति वाला में मंदिर में चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी जो होते रामानुजाचार्य था। चिंतामण मंदिर का निर्माण करवाता है। तो कुलोत्तुंग दूसरा आता है, तो विक्रम चोल के यानी को देखते हुए चिंतामण मंदिर में जो गोविंद राज विष्णु मंदिर था उसको समुद्र में फेंकवा देता है। कालांतर में यह वैष्णव आचार्य जो रामानुजाचार्य था उस मूर्ति का पुनरुद्धार करता है और तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करता है। तिरुपति वाला में मंदिर में चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी जो होते थे पेरुंद्रम कहते थे। उच्च अधिकारी को पेरुंद्रम कहकर पुकारते थे। जब भी चोल प्रशासन में भाग लेते थे उच्च अधिकारी को पेरुंद्रम और निम्न अधिकारी को सेरुंद्रम कहकर पुकारा जाता था। संपूर्ण पूरा चोल साम्राज्य 6 भाग में बटा था, जो प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। और मंडलम को कोटम को नाडु को कुरम में बांटा गया था। नाडु का स्थानीय सभा को नाटुर कहते थे और नगर का स्थानीय सभा को नगरतार। नाडु के नाटुर, नगर के नगरतार। बेलाल जाति धनी किसानों को केंद्रीय सरकार के देखरेख में नाडु के कामकाज अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ये जरूरी नहीं है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता पूछेगा तो स्थानीय स्वशासन था। उर सर्वसाधारण लोगों के समिति थी उर, जिसका कार्य ये नहीं है। सभा या महासभा मूलतः यह अग्रहारों और ब्राह्मणों की उपस्थित है, जिसके सदस्यों को सभा का जो सदस्य होता था उसको पेरुमक्कलम कहते थे। ये जरूरी नहीं है इतना। चोल काल में भूमि कर का उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था, 1/3 भाग, जबकि अशोक के समय 1/4 से 1/6 भाग वसूला जाता था। देख लीजिएगा, सब जरूरी नहीं है। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो था, ब्राह्मणों को जो ऐसा भूमि दिया जाता जिस पर टैक्स नहीं लगता था उसको चतुर्वेदी मंगलम, और जो दान में दी जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेव। चोल सेना का सबसे संगठित सेना पदातिक सेना था। चोल काल में कालू सोने के सिक्के तक चलते थे। कालुंज सोने का सिक्का था कालुंज चोल काल में। तमिल कवि में जयगोंदर सबसे प्रसिद्ध कवि था। जयगोंदर तमिल भाषा में था। जो जयगोंदर ने कलिंग तुपरनी की रचना के लिए था। कलिंग तुपरनी की रचना है ना। जयगोंदर जहाँ कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में रहता था, राजकवि था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? अपू का अपू, औ से हो गया औटकुटम, पू से हो गया पुगलेंदी और क से हो गया कंबन। कन्नड़ का साहित्य पूछेगा तो पंप पोन रन। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर, पर्सी ब्राउन ने कहा तंजौर के विदेश्वर मंदिर जो राजा प्रथम ने करा था, जिसमें आपको शिव मंदिर है। विमान भारतीय वास्तुकला का निष्क माना है विदेश्वर मंदिर को, पर्सी ब्राउन ने। चोलकालीन नटराज मत प्रतिमा और चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा गया है। निचोड़ कहा गया।
चोल ये जरूरी नहीं है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम गुरु था। पंडित राजेंद्र प्रथम गुरु था ईशान शिव। चोल काल 10वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था चोल काल में कावेरीपट्टनम बंदरगाह। बड़ा गांव जो इकाई के रूप में होता था तनीर कहलाता था। तनीर। उत्तरमेरू शिलालेख जो सभा वर्णन स्थिति परात्मक प्रथम के शासनकाल में था। उत्तरमेरू शिलालेख कहाँ था? परात्मक प्रथम के शासनकाल में था उत्तरमेरू शिलालेख। चोलों की राजधानी क्रम के अनुसार देखा ऊतक चौका ऊ से उरायूर तस हो गया तंजावर जो चोल वंश का राजधानी था न बिजाली ने किया था। गस हो गया गंगेकोड और चोस हो गया चोलपुरम। कास हो गया कांची। चोल काल में सड़कों का देखभाल के लिए बागान समिति का काम करता था। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान धान। चोल काल के व्यापारिक समूह थे वलिंजियार नाना देशी मणिग्राम। विष्णु को उपासक अलवार। जब विष्णु आगे चलाओ और से अलवार और से आगे विष्णु होते विजय। और शिव को उपासक नैनार। देवगिरी के यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश स्थापना कर लिया था। देवगिरी के यादव वंश का स्थापना भील पंचम था। राजधानी देवगिरी। प्रतापी राजा सबसे प्रतापी राजा माना था सिंहन को। भील पंचम था स्थापना किया था। देवगिरी राजधानी था। आपको प्रतापी राजा सिंहन था। 1210 से 1246 तक शासन था। सिंहन सबसे प्रतापी राजा था। अंतिम स्वतंत्र शासक पूछेगा यादव देवगिरी के यादव वंश के रामचंद्र जो अलाउद्दीन सेनापति मलिक कफूर था। मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है रामचंद्र। द्वार समुद्र का होसल वंश द्वार समुद्र का होसल वंश का स्थापना पूछा था विष्णुवर्धन। यही विष्णुवर्धन होसल वंश जो था देवगिरी के यादव वंश जो आपको स्थापना कर लिया था। देवगिरी के यादव वंश का भील पंचम राजधानी था देवगिरी। वही देवगिरी के यादव वंश का एक शाखा माना जाता है द्वार समुद्र होसल वंश देवगिरी के यादव वंश का एक शाखा था। बेलूर में जाइएगा तो चाणक्य मंदिर बनता है। ये चाणक्य मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था। वही विष्णुवर्धन जो द्वार समुद्र को होसल वंश का स्थापना किया था। 1117 ईस्वी में चाणक्य मंदिर का निर्माण कर लिया था विष्णुवर्धन बेलूर में। होसल वंश का अंतिम शासक पूछेगा वीर बलाल तृतीय ने मलिक कफूर ने हरा देता है इसको। और रामचंद्र ने आत्मसमर्पण करता है। मलिक कफूर को हराता है। रामचंद्र को हराता है और मलिक कफूर को भी वीर बलाल तृतीय को हराता है मलिक कफूर ने। होसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीपैड था द्वार समुद्र, इसलिए द्वार समुद्र जोड़ दिया गया होसल वंश। कंदम वंश स्थापना मयूर शर्मा ने किया था। राजधानी मयूर शर्मा राजधानी बनवासी था। बनवासी राजधानी। गंग वंश का स्थापना वज्रहस्त पंचम ने किया था। वज्रहस्त पंचम अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोकनी वर्मा था और संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। प्रथम शासक कोकनी वर्मा माना जाता है अभिलेख के अनुसार। प्रथम शासक था लेकिन राजधानी कुलाल था। गंग वंश का राजधानी कुलाल राजधानी था। कोलर कहते हैं। बाद में तलकाड हो जाता है। पहले था कुलाल बाद में तलकाड हो जाता है। दातक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। माधव प्रथम दातक सूत्र पर लिख लेता था टीका। काकतीय वंश का संस्थापक पूछेगा बेटा प्रथम था। बेटा प्रथम ने नलगोंडा में हैदराबाद पड़ता है नलगोंडा वहाँ छोटे राज्य का गठन किया और वही छोटे राज्य राजधानी अमरकोंड को बनाया था। बेटा प्रथम ने कहा कि नलगोंडा हैदराबाद में पड़ता है। छोटे राज्य का स्थापना अमरकोंड किया था। अमरकोंड की राजधानी बनता काकतीय वंश की राजधानी अमरकोंड बेटा प्रथम ने। शक्तिशाली शासक गणपति था। गणपति के बेटे का नाम था रुद्रमा देवी। गणपति की बेटी थी। इसने क्या करता है रुद्रमा देवी ने महाराजा धीराज की उपाधि करके ग्रहण किया और 35 वर्षों तक शासन किया। कितना 35 वर्षों तक रुद्र महाराज की उपाधि ग्रहण कर लेता। गणपति ने राजधानी वारंगल कर देता। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल है ना। पहले था अमरकोंड अब वारंगल कर देता है।
स्थानांतरित। प्रतापी शासक पूछेगा रुद्र था, रुद्र। ऐसे तो शक्तिशाली शासक गणपति था। अंतिम पूछेगा अंतिम प्रतापी बेटा प्रथम, अंतिम वारंगल था, वारंगल। अंतिम शासक प्रताप रुद्र था 1295 से 1323। प्रताप रुद्र अंतिम शासक था गणपति का, है काकतीय वंश का, 1295 से 1323। अब चलते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने 750 ईस्वी किया था, राजधानी मुंगेर बनाया था। गोपाल ने 750 में राजधानी पाल वंश को मुंगेर बनाया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था गोपाल, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अदंतपुरी विश्वविद्यालय के स्थापना गोपाल ने किया था, अदंतपुरी कहेगा। तो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, न्यायपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय कहेगा तो कुमार या गोविंद प्रथम ने करा था। और अदंतपुरी कह देगा तो गोपाल ने गोपाल धर्म। देखिए धर्मपाल ने सबसे महान शासक था पाल वंश के धर्मपाल, जो त्रिपक्षीय युद्ध में ध्रुव से मारा जाता है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कर था। कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक और गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था और राष्ट्रकूट वंश था ध्रुव के बीच युद्ध था। पाल वंश के ओर से सबसे पहले धर्मपाल ने भाग लिया था। 11वीं सदी के गुजराती कवि था सोडतल। सोडतल ने धर्मपाल को क्या किया, उत्तरापथ के स्वामी कह दिया और सोमपुर महाविहार के धर्मपाल ने करवाया था निर्माण। पूछा सोमपुर महाविहार का स्थापना धर्मपाल, वही धर्मपाल जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया, उत्तरापथ के स्वामी कहा जाते हैं। अदंतपुरी विश्वविद्यालय कहेगा तो गोपाल, लेकिन अदंतपुरी बिहार बौद्ध मठ लग जाएगा देवपाल आता है। देवपाल जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बलपुत्र था। बलपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने क्या किया, अदंतपुरी विश्वविद्यालय के बौद्ध मठ का निर्माण कर किया, लेकिन इसने क्या करता है, नालंदा में भी बौद्ध विहार का बनाने के 5 गांव दान देता है देवपाल। गौड़ रीति नामक सहित विद्या का विकास पाल शासक के समय हुआ था। गौड़ रीति पाल वंश के समय। पाल शासक जितना भी था बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश के संस्थापक समान सेन राजधानी राढ़ में किया था। कह रहा सेन वंश का स्थापना समान सेन ने किया था, राढ़ में किया था। राजधानी नदिया लखनऊ था सेन वंश के। सेन वंश के प्रमुख शासक थे विजय सेन, बलाल सेन, लक्ष्मण सेन। विजय सेन सबसे स्वतंत्र शासक था। विजय सेन जो शैव धर्म को मानता था। विजय सेन। बलाल सेन दान सागर अद्भुत सागर की रचना कर था। बलाल सेन ने क्या किया, दान सागर अद्भुत सागर की रचना किया था, लेकिन बलाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर के पूर्ण रूप दिया था बलाल सेन ने। अद्भुत सागर का पूर्ण रूप दिया था लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन धोई के लेखक पवन चलता है तो धो देता धोई। ब्रह्मा सरस्व ब्राह्मण लोग हल्ला करके हल्ला युद्ध के लेखक लक्ष्मण सेन के दरबार रहते थे। लक्ष्मण हल्ला युद्ध जो था वही हल्ला युद्ध जब ब्राह्मण स्वरूप के लेखक था लक्ष्मण सेन का प्रधान और न्यायाधीश मुख्यमंत्री सब था लक्ष्मण सेन। हल्ला युद्ध। विजय सेन ने दोपाड़ा में, वही विजय सेन जब को स्वतंत्र शासक था और शैव धर्म को मानता था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर शिव का विशाल मंदिर का स्थापना कर था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर विजय सेन ने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में लिखा था। रुद्रराम ने संस्कृत में और सेन वंश हिंदी में पहला वंश था जो हिंदी में अभिलेख बनाया था। अभिलेख हिंदी में। लक्ष्मण सेन जो आपको लक्ष्मण सेन ने बंगाल का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। लक्ष्मण सेन जो बलाल सागर के लिखा हुआ दान सागर अद्भुत सागर का पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर के
और इनके लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहता था जी? गीत गोविंद के लेखक जयदेव, धोई, हलायुल। वही लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। कश्मीर के राजवंश होता है, तो कश्मीर के 3 गो राजवंश शासन करता है, करकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। तो करकोट वंश जो था 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन ने करकोट वंश का स्थापना कर लिया था। इसी के समय करकोट वंश जो था हिंदू वंश था, हिंदू वंश। हेनसांग आपको 627 में आया था। करकोट दुर्लभ वंश के शासनकाल में आपको आया था कश्मीर की यात्रा पर, और हेनसा हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आया था 645 में। करकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापिंड, सबसे शक्तिशाली। इसने क्या करता है, आपको मातंड मंदिर का निर्माण करता है, मातंड मंदिर, ललितादित्य मुक्तापिंड ने। करकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश के संस्थापक माना जाता है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो अवंतीपुर नामक नगर का स्थापना किया था। अवंती वर्मन के इंजीनियर था, अभियंता था सुई। सुई ने सिंचाई के लिए नहर बनाया था। नहर 980 ईस्वी में उत्पल वंश की राजधानी रानी दीदा थी, जो महत्वाकांक्षी शासक थी। दीदा 980 में। उत्पल वंश के बाद आता है कश्मीर पर लोहार वंश। लोहार वंश के बाद आता है जो स्थापना कर लेता है संग्राम राज। सूर्यमती इनका पत्नी थी, जो प्रशासन को सुधारने में काम देती थी। सूर्यमती ने संग्राम राज को। लोहार वंश का शासक हर्ष। लोहार वंश का शासक हर्ष। हर्ष विद्वान था, कवि था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश में हर्ष। हर्ष के कलहन जो रहता था, हर्ष का राजकवि था कलहन। और हर्ष के ही हर्ष के हर्षवर्धन को पूछेगा तो उनके आपको आयुर्वेदाचार्य चरक रहता था, है ना। यह आपको हर्ष कलहन, हर्ष का आश्रित कविता कलहन। जैसे लोहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और लोहार वंश के जो स्थापना कर लेता है संग्राम, और अंतिम शासक जयसी होता है, जिसने 1128 में जयसी से 1128 से 1155 तक शासन करता है। जयसी के शासन के साथ ही कलहन के जो राजतरंगी लिखले था, कलहन द्वारा लिखा गया राजतरंगी कश्मीर के बारे में बताता है, उस खत्म होता है। अब चलते हैं कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का 34 शताब्दी में था। कामरूप में वर्मन वंश का उदय होता है। इस वंश का संस्थापक पुष्य वर्मन माना जाता है। कामरूप वर्मन वंश के संस्थापक पुष्य वर्मन था। राजधानी था प्रागज्योतिषी। प्रागज्योतिषी राजधानी था। कालांतर में एक अंग बन गया था कामरूप, जो था पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था कामरूप का। पुष्य वर्मन ज्योतिषी प्राग राजधानी था। पुत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम। यही नागभट्ट प्रथम ने मालवा का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कर देता है। नागभट्ट द्वितीय आता है। अब ये प्रथम था संस्थापक, अब द्वितीय आता है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराता है। त्रिपक्षीय युद्ध में हराया था इसको, पीछे पढ़े हम लोग। गोविंद थर्ड ने, जो राष्ट्रकूट था, और गोविंद थर्ड ने आपको पाल वंश का स्थापक पाल वंश के धर्मपाल को भी हराता है, और नागभट्ट द्वितीय को भी हराता है। परिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा और प्रतापी राजा पूछा कौन है, तो मिहिर भोज था। वही मिहिर भोज जिसने मिहिर भोज ने राजधानी बनाता है कनौज को। कनौज की राजधानी बनाता है, और वह मिहिर भोज कनौज की राजधानी बना करके अब विष्णु भक्त था। क्या था? विष्णु भक्त था। विष्णु भक्त के उसने क्या करता है, विष्णु भक्त के रूप में वराह की उपाधि लेता। वराह कौन सा? मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली था। गुर्जर प्रतिहार वंश के कनौज राजधानी बनता है। विष्णु भक्त था, वराह की उपाधि लेता। वराह का उपाधि लेता है। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। राजशेखर इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम राजा पूछेगा तो यशपाल। प्रथम तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम देखे हम लोग भी, है ना। नागभट्ट प्रथम था मालवा का शासक। अंतिम शासक पूछेगा तो अंतिम यशपाल 1036 में था।
अंतिम शासक गुर्जर पाल वंश के। दिल्ली नगर का स्थापना तोमर नरेश ने किया था। आनंग पाल तोमर ने किया था। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी में किया था, 11वीं सदी में। अब चलते गढ़वाल राठौर राजवंश, है ना, गढ़वाल राठौर राजवंश। अब चलते इसका संस्थापक चंद्रदेव था। चंद्रदेव राजधानी था गढ़वाल के, राजधानी वाराणसी काशी में पड़ता है। पूछेगा राठौर गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी काशी के निकट पड़ता है, काशी में। शक्तिशाली राजा पूछा था गोविंद चंद्र सबसे शक्तिशाली था। यह गोविंद ठड आता है जो राष्ट्रकूट में आता है, ये गोविंद चंद्र है। जो गोविंद चंद्र के मंत्री पूछेगा कौन था, तो शक्तिशाली राजा तो हो गया गढ़वाल राठौर वंश के शक्तिशाली राजा चंद्रदेव, संस्थापक राजधानी वाराणसी। शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र, इसका मंत्री गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर था। लक्ष्मीधर ने शास्त्रों का प्रकांड पंडित कहा जाता था। लक्ष्मीधर ने एक बुक लिखा था कृत कल्पतरु। कौन सा बुक लिखा था? कृत कल्पतरु नाम का बुक लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी थी। कुमार देवी ने सारनाथ में जाती है। मंत्रिया तो लिखबे किया था कृत कल्पतरु, और औरती कुमार देवी थी। गोविंद चंद्र ने सारनाथ में धर्मचक्र चिन्ह बनवाया था। धर्मचक्र चिन्ह कुमार देवी ने, जो गोविंद चंद्र की औरत थी। अब चलते हैं पृथ्वीराज ठड ने क्या करता है, स्वयं से जयचंद की पुत्री थी संजोता का अपहरण कर लेता है। अंतिम यही जयचंद गुर्जर प्रतिहार गढ़वाल राठौर राजवंश के यही संस्थापक था। आपको चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। आपको अंतिम शासक पूछेगा जयचंद था। गढ़वाल राठौर वंश के अंतिम शासक जयचंद और गौरी के बीच में युद्ध होता है। जयचंद गौरी के बीच युद्ध होता है 1194 में, चंदारों युद्ध कहते हैं, जिसमें जयचंद मारा जाता है। चौहान वंश का यही आपको पृथ्वीराज ठड के साथ भी गौरी का युद्ध होता है, जिसमें प्रथम में तो हरा जाता है गौरी को, दूसरी में हार जाता है 1191 वाला में, फिर 92 वाला में हार जाता है, 91 वाला में जीत जाता है। आगे देखते हैं चौहान या चौहान वंश। चौहान ऐसे क्या हो गया, संस्थापक वासुदेव था। हाँ, वासुदेव, राजधानी था अहिच्छत्र। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी अहिच्छत्र। अजय राज द्वितीय आता है, अजमेर नगर का स्थापना कर देता है। अजय राज अद्वितीय अजमेर नगर का स्थापना करके राजधानी उसे अजमेर में ही बनाता है। अजय राज द्वितीय अहिच्छत्र से अजमेर नगर दूसरा तेरे में नहीं है। आपको वासुदेव संस्थापक था, चौहान वंश का अहिच्छत्र राजधानी था। सबसे शक्तिशाली राजा अजय चौहान को पूछेगा, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अर्णोराज का पुत्र बिग्रहराज था। अर्णोराज का पुत्र बिग्रहराज चतुर्थ था। जब विशलदेव था, सबसे शक्तिशाली, जो 1153 से 1163 से शासन किया था, है ना। हरिकेल जिसने हरिकेल नामक संस्कृत में नाटक लिखा था। तो हरिकेल के लेखक कौन हो गए? बिग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, 1153-63। सोमदेव बिग्रहराज चतुर्थ के राजकवि था। सोमदेव पहले ही था। सोमदेव ने एक नाटक लिखा था बिग्रहराज चतुर्थ के पहले ललित जोड़ दो, और ये ललित बिग्रहराज सोमदेव नाटक लिखा था। नाटक अढ़ाई दिन का झोपड़ा। शुरू में बिग्रहराज चतुर्थ ने एक विद्यालय बनाया था, है ना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका बनाया था। पृथ्वीराज ठड जो संजोता को, जयचंद के बेटी संजोता को चुरा लेता है। अंतिम शासक, है ना, गढ़वाल राठौर वंश का अंतिम शासक जयचंद, और चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज ठड था। यही पृथ्वीराज वासुदेव संस्थापक, राजधानी अहिच्छत्र, चौहान वंश के, और पृथ्वीराज ठड चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय चंद्रोदाय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। पूछेगा चंद्रोदाय का राजकवि था? पृथ्वीराज ठड का, जो अंतिम शासक था चौहान वंश का था, उसी का चंद्रोदाय कवि था। चंद्रोदाय ने पृथ्वीराज के यहाँ रह करके पृथ्वीराज रासो लिख लिया था बुक। रत्नभर के जैन मंदिर मिलेगा, वहाँ पृथ्वीराज तृतीय ने
आपको जैन मंदिर का निर्माण करा था। रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने, और चंद्रवाद दासों के पृथ्वीराज राजस्व के चंद्रोदय। तरान का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज जीत जाता है और दूसरा में हार जाता है, गोरी जीत जाता है। परमार वंश, परमार वंश का नाम उपेंद्र राज था, उपेंद्र राज। राजधानी धारा था, धारा नगरी ना, प्राचीन राजधानी था, प्राचीन पूछा उज्जैन था, लेकिन अभी धारा नगरी था। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा कौन था? उपेंद्र राज तो संस्थापक था, और राजधानी धारा नगरी, धारा नगरी। एक शक्तिशाली शासक पूछा राजा भोज था, राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में जाता है और भोजपुर नामक झील का स्थापना कर लेता है, और भोजपुर नगर की स्थापना भी किया था राजा भोज। नवोदय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, नवोदय चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। और प्रबंधन चिंतामणि के लेखक कौन था? मेरुतुंग, मेरुतुंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखा था। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों उनके ये उपयोग का उल्लेख किया था। 9-4 योग होता है। देखिए, प्रतिहार वंश का पूछेगा शक्तिशाली साल मेरुभोज। मेरुभोज ने राजधानी बनाया था कन्नौज, है ना। मेरुभोज विष्णु भक्त था, वराह के पद लिया था, वराह के। ये है आपको राजा भोज था, भोपाल के दक्षिण जिला में भोजपुर नामक झील बनाया था। शक्तिशाली राजा था राजा भोज। ये भी ये है परमार वंश का राजा भोज, शक्तिशाली राजा। नवोदय के चरित्र लेखक श्रीहर्ष, प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखा था। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग का उल्लेख है। नव शाह संघ चरित्र का रचयिता कौन है? पद्म गुप्त। नव शाह संघ चरित्र का रचयिता पद्म गुप्त। 10 रूपक रचयिता कौन हो गए? तो 10 रूपक का पूछेगा धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित गति जैसे विद्वान आपको वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि मिलता है। वो जो मीर भोज लेते था, वराह की उपाधि जो गुर्जर पतियार वंश का था, ये है परमार वंश का मीर भोज। ये है राजा भोज। राजा भोज ने कविराज की उपाधि लेता है। राजा भोज ने कविराज की उपाधि से विभिन्न शासक था राजा भोज। राजा भोज ने क्या करता है? अपनी राजधानी जो था कहाँ? परमार वंश के धारा नगरी, धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करता है। और सरस्वती मंदिर निर्माण करके यहाँ इसी में सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय भी खोल देता है। और संस्कृत विद्यालय खोलता है, इसलिए राजा भोज ने कहता है धारा नगरी जो है विद्वानों का केंद्र मानता है, प्रमुख केंद्र। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करता है। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। भोजपुर नगर की स्थापना भी कर लेता राजा भोज। जो परमार वंश के बाद देखा जाए तो तोमर वंश, और तोमर वंश के बाद आता है जो तोमर वंश नहीं, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर का स्थापना किया था। तोमर वंश के बाद चौहान वंश, और चौहान वंश के बाद अंत में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उल्लू खां ने मालवा पर अधिकार कर लेता है। अब चलते चंदेल वंश। चंदेल वंश प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश जब खत्म होता है तब बुंदेलखंड की भूमि पर आता है चंदेल। कौन आता है? बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल। कब? जब प्रतिहार वंश खत्म होता तब बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है। अब बुंदेलखंड का जब प्राचीन नाम था पुरान का, जजाग भुगते था, जजाग भुगते। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग चंदेल वंश का संस्थापक नानहुक था। 831 में चंदेल वंश का संस्थापक नानहुका। और राजधानी खजुराहो था। राजधानी खजुराहो राजधानी बना था। प्रारंभ में राजधानी देखा जाए तो कलिंजा था, कलिंजा, लेकिन राजा धंग ने कलिंजा से खजुराहो कर देता है ना। कलिंजा महोबा में पड़ता है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजा से खजुराहो में स्थानांतरित करता है, इसलिए राजधानी नानहुक का था खजुराहो। चोल वंश प्रथम स्वतंत्र था और सबसे प्रतापी राजा पूछा गया यशोवर्मन। यशोवर्मन सबसे प्रतापी राजा था चोल वंश का। चोल वंश ये चंदेल वंश
चंदेल वंश चलते हम लोग। सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने क्या करता है, कनौज पर अधिकार आक्रमण करके कनौज के जो राजा था देवपाल को मार देता है और मार करके वहाँ पर कनौज में विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर लेता है। और विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करके उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर स्थापित कर देता है। विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करके खजुराहो के विष्णु मंदिर निर्माण कर देता है देवपाल। यशोवर्मन धंग ने, वही राजा धंग ने जो जिनानाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नाथेरनाथ, तिनकोनाथ मंदिर का निर्माण कराता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग ने किया था। जिनानाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ। राजा धंग ने कंदरिया महादेव का निर्माण 999 ईस्वी में किया था। वही राजा धंग जो राजधानी कलिंज से राज खजुराहो ले गया था। राजा धंग ने गंगा जमुना के संगम पर जाता है और शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर लेता है गंगा जमुना पर। चंदेल शासक विद्याधर था। विद्याधर चंदेल शासक था। विद्याधर यह भी कनौज का प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर देता है। राजपाल कौन? विद्याधर ने, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक था विद्याधर। विद्याधर ने देखा कनौज का शासक प्रतिहार शासक राजपाल था और राजपाल ने कनौज पर अधिकार कर लेता महमूद गजनवी, तो राजपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए विद्याधर ने इसको हत्या करता राजपाल को। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी के महत्वाकांक्षों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। विद्याधर ने ऐसे नहीं मारा था राजपाल को, अकेले लड़ा भी था महमूद गजनवी के साथ विद्याधर। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना कर लिया था। पूछे कृष्ण मिश्र क्या चीज़ का रचना कर लिया था? प्रबोध चंद्रोदय का। इन्होंने महोबा के समीप, वही कृष्ण ने क्या करता है, कैसे कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में कौन रहता था? कृष्ण मिश्र कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में रहते हुए प्रबोध चंद्रोदय की रचना की और महोबा के समीप जाता है कृष्ण मिश्र, है ना। प्रबोध की रचना करने के बाद कीर्तिमान सागर जलाशय का निर्माण भी कराता है। कीर्तिमान ने कीर्तिमान सागर का जलाशय का निर्माण करता है। अल्लाउद्दीन नामक 2 सेनानायक था जो परमदेव के दरबार में रहता था। अल्लाउद्दीन ने जब पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते थे दोनों जान गंवा दिया था अल्लाउद्दीन ने। परमदेव भी चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदेव को माना था। ये परमदेव जो 1202 ईस्वी में स्थापना कर रहा था। नानहुक 831 में नानहुक था। आपको चंदेल वंश का सतावन नानहुक 831 में खजुराहो राजधानी था। लेकिन अंतिम शासक पूछेगा परमदेव था। परमदेव 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीन स्वीकार कर ली और उसका मंत्री अजय देव ने क्या किया? परमदेव का मंत्री था अजय देव, देखा कि कुतुबुद्दीन के सामने गिर गया। इस अजय देव ने परमदेव की भी हत्या कर देता है 1202 ईस्वी में। अब सोलंकी वंश के अथवा गुजरात के चालुक्य वंश शासक आता है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनिलवाड़ था। पूछेगा सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम की राजधानी अनिलवाड़ था राजधानी। मूलराज प्रथम था राजधानी अनिलवाड़ था। शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी भारत आया था। महमूद गजनवी भीम प्रथम के शासनकाल में था जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लिया था भीम प्रथम के शासनकाल में। यह गुर्जर प्रतिहार उसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट ये है भीम प्रथम था। शासनकाल में महमूद गजनवी ने आक्रमण कर लिया था सोमनाथ मंदिर पर। भीम प्रथम के सामंत विमल थे। विमल ने आबू पर्वत पर जाकर दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण कर था और यही के कारण रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज राठौर ने करा था। पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर के जैन मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर करवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली शासक जय सिद्धराज। जैसे सिद्ध भी हो जाता है। और स्थापना मूलराज प्रथम राजधानी अनिलवाड़ था। शक्तिशाली पूछेगा जय सिद्धराज। यही सिद्ध के दरबार में विद्वान कवि था हेमचंद्र रहता था। हेमचंद्र जय सिद्धराज के राज कवि था हेमचंद्र। माउंट आबू पर्वत पर
दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वहाँ राजस्थान में है। वही जय श्री सिद्धराज ने हेमचंद्र के रचा था। जय श्री सिद्धराज ने मंडप बना करके जय श्री सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्ति का स्थापना कर लिया था। 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्ति का स्थापना किया था। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। जितना मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर है सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय श्री सिद्धराज ने किया था। सिद्धपुर में जाओगे ना वहाँ रुद्र महाकाल का मंदिर मिलेगा। ये इसको रुद्र महाकाल का निर्माण भी सिद्धपुर में करवाया था। तो रुद्र महाकाल का निर्माण जय श्री सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतनावी था। जैन धर्म को मानता था। जो जैन धर्म के कुमारपाल जो था जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में गिना जाता है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक पूछा भीम द्वितीय। ऐसे सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम अंधेरवाड़ राजधानी था। शक्तिशाली जय श्री सिद्धराज होता है। इन्हीं के दरबार में हेमचंद्र रहता था। जय श्री सिद्धराज ने क्या करता है, हाँ, सोलंकी वंश का अंतिम शासक पूछेगा भीम द्वितीय था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लिया था। अब भीम द्वितीय अंतिम सोलंकी वंश का शासक था। यही भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। इसके सामंत लवन प्रसाद ने क्या करता है, गुजरात जाता है। और गुजरात जाने के बाद देखता है कि हमारे साथ भीम द्वितीय ही है गुजरात में। लवन प्रसाद अब बघेल वंश का स्थापना करता है। कौन आपको लवन प्रसाद ने क्या करता है, बघेल वंश का स्थापना कर लेता है। लवन प्रसाद बघेल वंश के स्थापना कर लेता था लवन प्रसाद ने भीम द्वितीय के संस्काल में। तो वही बघेल वंश के कर्ण द्वितीय था। कर्ण द्वितीय बघेल वंश आता था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक बना था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय था, जो इसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया था। कर्ण द्वितीय ने अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया था। अब कलचुरी चेदी राजवंश। अब चलते कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी के चेदी राजवंश। संस्थापक कोकर संस्थापक था। राजधानी त्रिपुरी था। कोकर स्थापना और संस्थापक था कोकल। क से कलचुरी, कल से कोकल। त्रिपुरी राजधानी था। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक गंगदेव था। भले संस्थापक कोकल था, शक्तिशाली गंगदेव था। गंगदेव ने विक्रमादित्य को पद लिया था। कौन? विक्रमादित्य के पद है। इसने कहा कि पूर्व मध्यकाल में जो स्वर्ण के जो सिक्के खत्म हुआ था, विलुप्त हो गया था, उसके बाद इन्हें सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवा दिया था। प्रारंभ कलचुरी वंश चूरी सबसे महान शासक कर्णदेव था। शक्तिशाली शासक कर्णदेव ये था। पूछेगा कलचुरी चूरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव था। वो कर्ण द्वितीय आता है। कर्ण द्वितीय कहेगा तो बघेल वंश आता था, जो भीम द्वितीय के संबंध में लवन प्रसाद ने क्या करता है, गुजरात में बघेल वंश का स्थापना करता है। इसी बघेल वंश गुजरात के कर्ण द्वितीय था। जो कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत लड़ाई करता था कर्णदेव। यह है कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कर्णदेव। शक्तिशाली अभी तक कर्णदेव भी था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि भी लिया था। कर्णदेव त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि कलिंग पर जीत कर लिया। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो था कलचुरी के दरबार में रहता था। कलचुरिया के दरबार में रहता था राजशेखरा। और महेंद्र बर्मन के भी दरबार में। सिसोदिया अपने को सूर्यवंशी कह के पुकारते थे, कम सूर्यवंशी है ना। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। मेवाड़ पर शासन करते थे इन लोग का। सिसोदिया वंश अपने आप को सूर्यवंशी और सिसोदिया मेवाड़ पर शासन करता था कि हम मेवाड़ पर शासक नहीं करेंगे। उसमें मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ था। राजधानी मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ था। सिसोदिया वंश के जितना भी लोग विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश आता है, विजय स्तंभ का निर्माण करा था चित्तौड़गढ़ में। खतौली का युद्ध 1518 में होता है। राणा संग इब्राहिम लोदी के बीच होता है।
इसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में होता है ना खतौली का युद्ध। हमारा उम्मीद है कि जीतने वाला तो होगा, आपको कौन जीतता होगा, इब्राहिम लोदी पता नहीं। इतना याद कर लिए, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच होता है।